नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मृणाल पटेल और आज हम देखेंगे 6 दिसंबर संडे इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। सबसे पहले पेज 1। भारत का ये जो पार्लियामेंट भवन है 1920s में अंग्रेज़ों के ज़माने में इसको बनाया गया था। लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। स्वाभाविक है, बहुत पुरानी बिल्डिंग हो गई है, कभी कुछ गिर सकता है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लेके आए कि जहाँ पर ये पार्लियामेंट भवन, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और दूसरी ऐसी सभी जो इमारतें हैं उनका रीडेवलपमेंट होगा। कुछ को तोड़ के नया बनाएंगे, किसी को नई ही जगह पर बना देंगे और पुराने को म्यूज़ियम बना देंगे, ऐसी सब बातें। इसी अनुसंधान में नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का भूमि पूजन कुछ दिनों बाद प्राइम मिनिस्टर करेंगे। ये नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की खासियत कुछ इस तरह से है कि इसमें सीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। लोकसभा राज्यसभा का जॉइंट सेशन करना हो तो दोनों ही सदस्यों को लोकसभा में बिठा सके, इतने बड़े हॉल बनाए जा रहे हैं वगैरह। कुछ कंट्रोवर्सी भी चलती है कि कुछ पेड़ों को काटा जाएगा, एनवायरनमेंट एंगल्स, फिर इसको बनाने का खर्चा 900 करोड़ से ज़्यादा, तो वो भी कंट्रोवर्सी की ये सब पैसा गरीब कल्याण में कोरोना दौरान यूज़ करना चाहिए। ये निर्माण कर कौन रहा है? कोई एचसीपी नाम की कंपनी ने इसको डिज़ाइन किया है और टाटा कंपनी इसको कंस्ट्रक्ट करने वाली है। तो एमसीक्यू में कुछ उल्टा कर सकते हैं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट उसका डिज़ाइन पीडब्ल्यूडी ने किया है या इसको आईआईटी वालों ने डिज़ाइन किया है वगैरह। सो नाउ यू नो दी आंसर्स। मतलब असल में कौन सी कंपनी वो नहीं तैयार करना, उसका उल्टा बना के कोई और संस्था पूछते हैं। सो यू शुड हैव सम आइडिया। सो दैट इज़ पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में न्यूज़। उसके अलावा पेज 1 पर बाकी सब बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री टाइप का ही है। फाइज़र कंपनी जो इंग्लैंड में वैक्सीन शुरू होने वाली है, उसके बाद बहरीन नाम के देश ने भी उसको अनुमति दी। अब ये फाइज़र वालों ने भारत में भी इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्लाई किया है। मतलब भारत के लोगों पर इसका कोई ट्रायल नहीं, सीधा ही फाइनल वैक्सीन का शॉट देना शुरू करो क्या। लेकिन ये बॉल बाय बॉल काम का नहीं, जो अप्रूवल होगा तो देखेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी आईआईएम्स, ऐसे करीब 20 अलग अलग आईआईएम भारत ने बनाए हैं और उनको ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता देने के लिए कानून भी है। ऑटोनॉमी मतलब कि उनका अलग से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हो, वो खुद से अपना सिलेबस डिज़ाइन करे, फैकल्टी रिक्रूटमेंट, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, और सरकार की यूजीसी वगैरह की उसकी दखल उसमें न हो। हालांकि कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है। ये आईआईएम संस्था 1 साल का एमबीए डिग्री प्रोग्राम लेकर आए, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री को ये नाराज़गी है कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के हिसाब से कोई भी मास्टर्स की डिग्री हो, कम से कम 2 साल का कोर्स होना चाहिए। 1 साल में पढ़ा के कैसे आप एमबीए का डिग्री दे सकते हैं? तो आपस में ये कुछ अनबन चल रही थी और उसके चलते अब एजुकेशन मिनिस्ट्री सोच रही है कि आईआईएम का 2017 का कानून है उसमें कुछ सुधार करते हैं और इनकी शेखी और हेकड़ी है वो थोड़ी निकालते हैं, थोड़े उस पर लगाम लगाते हैं। ऑटोनॉमी बहुत ज़्यादा इनको देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये क्या नेगेटिव टाइप की न्यूज़ है कि एक एजुकेशन मिनिस्ट्री सरकारी संस्था, आईआईएम्स वो भी प्रतिष्ठित संस्था, तो उसकी कुछ कंट्रोवर्सी टाइप की क्वेश्चन बनाए। वो एक आध बार ही पूछा था मेंस पेपर 2 में, लेकिन वो भी अतरंगी किस्म का। सो वी शुड नॉट बी वेस्टिंग टाइम ऑन दिस टाइप ऑफ थिंग। सो दैट इज़ पेज 1। उसके बाद चलता है पेज 2। पेज 2 में भी वो अनुसंधान कुछ काम का नहीं। पेज 3 स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ कुछ काम का नहीं। पेज 4 कुछ काम का नहीं स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ में। पेज 5 में भी कुछ मुद्दे, जैसे आप जानते हैं कि भारत में किसानों की प्रोटेस्ट में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भी चिंता जताई है, क्योंकि असल में उनको अपनी लोकल पंजाबी डायोस्फेरा वोट बैंक को थोड़ा खुश रखना था। तो भारत की अनबन थोड़ी हो गई। अब अपने विदेश मामलों के मंत्री एस जयशंकर और कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर के बीच वीडियो कॉल होने वाला था, लेकिन उसको जयशंकर ने कैंसिल कर दिया। लेकिन ऐसी नेगेटिव न्यूज़ मतलब वो काम की नहीं, कोई बड़ी चीज़ हो जाए तो ही देखना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में एक सिटी है केन, और वहाँ पर एक 20 अलग अलग देशों का एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर ग्रुप बना था जिसका नाम है केन एक्सपोर्टर ग्रुप। ये केन ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर, उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि वो चाहते हैं कि सभी देश एग्रीकल्चर पर दी जाने वाली सब्सिडियों को बंद करें या ख़त्म करें या कम करें, ताकि उनका जो माल भारत में आ रहा हो तो भारत के किसानों का माल एकदम सस्ता ना रहे, और वो कनाडा से भी जो गेहूं आ रहे तो हमारे यहाँ लोग खरीदें। तो देखने की चीज़ ये है कि कनाडा जो खुद ऐसे केन ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर का सदस्य है, जो लोग चाहते हैं कि भारत सरकार भारत के किसानों को सब्सिडी कम देना शुरू करे ताकि कनाडा का माल भारत में ज़्यादा बिके, तो ऐसे उनके तो एजेंडा है। और फिर भी वो एक तरफ ये जस्टिन ट्रूडो उनके प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि भारत के किसानों पर हमें चिंता है, तो मतलब ये सब हिपोक्रेसी है, ऐसा कुछ बयान आया है किसी बीजेपी मिनिस्टर का। हालांकि हमने ये हिपोक्रेसी वाला पॉइंट नहीं देखना, हमने याद क्या रखना है, केन ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर्स क्या है, करीब 20 देशों का समूह क्या चाहते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर दी जाने वाली सब्सिडी कम हो।
फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड एमसी। सो दैट इज़ पेज 5। उसके अलावा सब बॉल बाय बॉल काम का नहीं। पेज 6 राशि भविष्य काम का नहीं। पेज 7 में इकोनॉमी की सब चीज़ें हैं, उसमें कुछ नया नहीं है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसके कलेक्शन में राज्यों को जो कमी आ रही है, बोल रहे हैं हमारा नुकसान हो रहा है, केंद्र सरकार भरपाई करे। उसके लिए केंद्र सरकार ने बोला हमें भी नुकसान हो रहा है, तो हम आपको 2 ऑप्शन देते हैं, इतना या उतना पैसा बोरो करो। और वो सब चीज़ जो चल रही थी वहाँ पर, बोरोइंग ऑप्शन नंबर 1 वो झारखंड ने भी मंजूर कर दिया। तो अब सभी जो स्टेट्स हैं वो इस ऑप्शन 1 के हिसाब से आगे बढ़ने वाले हैं। ये चीज़ को आपने तैयार करने की अभी ज़रूरत नहीं है। अगले साल बजट इकोनॉमिक सर्वे आने के बाद मैं अपनी विन 21 CSP सीरीज शुरू करूँगा। उसमें कलेक्टिवली ये एक बार में ही हम पढ़ लेंगे। तो ये स्टेट ने ज्वाइन किया, उस स्टेट को इतने करोड़ मिलने वाले हैं, इसमें GSDP का इतना परसेंटेज बोरो कर सकते हैं। अभी आपको लगे ये बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन आगे चल के जब नया बजट आएगा तो वो ये सब बोरोइंग लिमिट्स वगैरह में और कुछ सुधार करेंगे। तो अल्टीमेटली फाइनल चीज़ हमने तो तैयार करनी। सो डोंट वेस्ट टाइम इन दिस बॉल बाय बॉल कॉमेंट। कोई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज हो, मान लीजिए उसने रिलायंस इंडस्ट्री को, टाटा इंडस्ट्री को कुछ सामान प्रोवाइड किया हो कि पैकेजिंग मटेरियल या कुछ, और सामने मुकेश अंबानी ने ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को अभी वो पैसा चुकाया नहीं, इनवॉइस यानी बिल बन चुका है लेकिन पैसा बोला होगा कि अगले महीने देता हूँ। तो ऐसे जो अनपेड इन्वॉइसेस होते हैं, बकाया जो बिल होते हैं, उसको माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज गिरवी रख के, कोलेट्रल के रूप में रख के बैंकों से या NBFC कंपनियों से पैसा कर्जे में ले सकती है। इस मैकेनिज़्म के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, उसको बोला जाता है ट्रेड रिसीवेबल एंड डिस्काउंटिंग सिस्टम यानी TREDS। ऐसा ये असल में जो प्रक्रिया है उसको अकाउंटिंग में कहा जाता है फैक्टरिंग प्रोसेस, लेकिन ये ऑनलाइन जो करवाया उसको बोलते हैं TREDS सिस्टम। तो वो रिजर्व बैंक ने 2014 से ऐसी प्रक्रियाओं को अनुमति दी थी। सिडबी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों संस्थाओं ने मिलकर ऐसा एक पोर्टल बनाया था जिसका नाम है रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया, RXIL। खैर, तो अभी कुछ डेटा ऐसा आ रहा है कि बीच में तो कोरोना के चलते स्लो डाउन था, कुछ ज़्यादा MSME इधर से पैसा बोरो नहीं कर रहे थे, लेकिन वापस अब तेजी आ रही है जो दिखा रहा है कि इकोनॉमी रिकवरी पे। तो TREDS पर ज़्यादा एक्टिविटी हो तो इकोनॉमी रिकवरी पे, ऐसा कोई वो तो फालतू चीज़ हो गई। हमने याद ये रखना है कि TREDS नाम की चीज़ होती है, वो चीज़ क्या। सेकंड, बैंकों में, मतलब सरकारी बैंकों में, पब्लिक सेक्टर बैंकों में, सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों में और दूसरी सरकारी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जैसे सिडबी वगैरह में उसका बॉस कौन होना चाहिए, उसकी इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस कौन देखता है, UPSC नहीं देखता है। उसके लिए अलग से सरकार ने एक संस्था बनाई जिसका नाम है बैंक बोर्ड ब्यूरो यानी BBB। वो लोग चर्चा में है क्योंकि सिडबी में ही नया उनको चेयरमैन रखना था तो उसका नाम पसंद किया, लेकिन वो असल में कौन चेयरमैन है वो नाम हमने याद नहीं रखना, सिवाय कि आप सिडबी या बैंक की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। सिडबी का फुल फॉर्म हालांकि याद रहना चाहिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। भारत के अंदर कॉमर्स मिनिस्ट्री के नीचे एक डिपार्टमेंट है DPIIT का फुल फॉर्म याद रखना है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। पहले उसका नाम DIPP था, लेकिन मेरे ख्याल से 2019 के बजट में नाम बदला गया था। हाँ, तो ये भारत का DPIIT डिपार्टमेंट, उसका काम है कॉमर्स का चीज़ें देखना और साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, स्टार्टअप, ये सब भी वो देखता है। तो भारत की ये DPIIT डिपार्टमेंट और अमेरिका का पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस आपस में उन्होंने एक समझौता इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोऑपरेशन के लिए साइन किया है। हालांकि उसका कोई बहुत फैंसी नाम नहीं है, बस कि समझौता किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि आपस में ये पायरेसी कम हो और सब पेटेंट वगैरह के डेटाबेस शेयर किया जाए वगैरह। तो एक आध लाइन में मेंस में कुछ लिखना हो लिख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट पेज 7 पर बाकी सब चीज़ें बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री में, एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट की कंट्रोवर्सी, या दिल्ली के अंदर पेट्रोल बहुत महंगा हो गया 83 रुपीज़, या फॉरेक्स रिजर्व अप डाउन, ये सब कुछ काम का नहीं है, छोड़ो इसे। पेज 8, क्योंकि रविवार का अखबार है तो पेज 8 पर वो बड़ी सी कोई एक चीज़, जैसे पिछले हफ्ते की भारत के सियाचिन वगैरह में सोल्जर कौन से कपड़े पहनते हैं, कौन सा मशीन गन यूज़ करते हैं, वो लिखा था। आज उन्होंने कि ये वैक्सीन जो बन रही है भारत में, उसकी अलग अलग जगह निर्माण कैसे हो रहा है, वो पूरी सप्लाई चेन और इधर उधर की बातें, लेकिन इतना कुछ काम का नहीं। फिर हम चले पेज 9 पे। पेज 9 पर सब कॉलम्स। अभी पिछले 2 हफ्ते के संडे में तो चिदम्बरम ने इकोनॉमी के बारे में लिखा था और उसमें कुछ मीन्स में लिखने लायक अच्छे मुद्दे भी मिले थे, जैसे अलग अलग योजनाओं की उन्होंने क्रोनोलॉजी दी थी वगैरह। लेकिन इस बार जो लिखा है वो वही संविधान के बारे में और हिंदू मुस्लिम टाइप चीज़ें जो अपने लिए इतनी काम की नहीं। उसके अलावा कुमी कपूर जो कि चटपटी गॉसिप टाइप की चीज़ लिखती है कि सत्ता के गलियारों में दिल्ली में क्या हो रहा है, उन्होंने एक नई बात लिखी है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट, उनका एक खास विमान होता है जिसका नाम है एयरफोर्स 1। उसी तरह भारत में भी हम लोग अलग से एक विमान बनाया गया है एयर इंडिया 1।
उसमें सब लेटेस्ट सुविधाएं होती है, थोड़ा डिफेंस के भी कुछ हथियार या सामान या जो भी टेक्नोलॉजी है, और उसके अभी ट्रायल और प्रेसिडेंट कोविंद उसमें कुछ सफ़र कर रहे हैं, ऐसा एक समाचार। क्या उसके अलावा कुछ नहीं। पेज 10 पे चले। पेज 10 पे बहरीन ने भी फाइज़र की वैक्सीन को अनुमति दी है, काम का नहीं। मॉस्को में वैक्सीन के लिए स्पुतनिक 5 का सब मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो गया, काम का नहीं। सभी वैक्सीन की एक साथ में टेबल तैयार कर लेना जब फाइनल हो जाए। अमेरिका, अब जानते हैं अमेरिका ने अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से लेके अलग अलग जगह पर टेररिज्म से लड़ने के लिए अपने ट्रूप्स या तो डिप्लॉय करते हैं या अपने ट्रूप्स को एडवाइज़र के रूप में भेजते हैं, और वो लोकल ट्रूप्स को सब ट्रेनिंग देंगे कि आतंकवादियों से ऐसा लड़ना है। तो ऐसा उन्होंने सोमालिया में भी अपने ट्रूप्स भेजे थे, लेकिन ट्रंप ने अब उन सबको वापस बुला लिया है कि बस अब बहुत हो गया, ये सब कम करना है हमने। जो इंटरनेशनल बड़ा भाई बन के पुलिसमैन गिरी करके लड़ते थे वो सब थोड़ा कम कर रहे हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, इराक हो या अब सोमालिया हो। इसके कुछ नेगेटिव आयाम भी हो सकते हैं, जैसे सोमालिया में अगले महीने चुनाव होने वाले हैं और वहाँ पर कोई अल शबाब नाम का आतंकी ग्रुप है, हो सकता है वो तहलका मचाए, बदमाशी करे अगर अमेरिका की ट्रूप्स नहीं होंगे। अपने लिए काम का है क्या? सीधे तौर पे काम का नहीं, बट मीन्स में आप ज़्यादा सोचना शुरू करें कि अफ्रीका, उसमें भारत ने भी अल्टीमेटली अपनी प्रेजेंस बढ़ानी होगी, लेकिन ये सब जो आतंकी संगठन है, चाहे अल शबाब हो या दूसरे जो भी आईसिस वगैरह, हम लोग ऊपर वेस्ट एशिया की तरफ चले, तो उनको कंट्रोल में रखने के लिए पहले अमेरिका अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर करता था, काम चल जाता था। यूनाइटेड नेशन के जो पीस कीपिंग फोर्स हैं उसमें भारत अपने सोल्जर्स भेजता है, लेकिन फिर भी वो इतना स्ट्रिक्टली या जोरदार काम नहीं हो पाता जितना इस टाइप के थोड़े ग्रे एरिया में ऑपरेट करने वाले लोग जैसे यूएसए, उसका CIA वगैरह के काम होते हैं। सो नाउ इन फ्यूचर इट में हैपन इंडिया ने कुछ और सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़ाना पड़े इन सब से लड़ने के लिए वगैरह। बिडेन को इतने इलेक्टर मिल गए कि अब वो प्रेसिडेंट बनेंगे, वो तो पूरा चलते ही रहेगा, काम का नहीं। काम की एक और चीज़ है अमेरिका और चाइना के रिश्ते। एक ज़माने में USA और चाइना ने कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम बनाए थे। कल्चरल एक्सचेंज मतलब इनके यूनिवर्सिटी के छात्र उधर जाएंगे, कुछ प्रोग्राम करेंगे, उनके स्पोर्ट्समैन इधर आएंगे अमेरिका में, वो कुछ पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसे सब सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। अमेरिका ने वो सारे कार्यक्रम बंद करवा दिए क्योंकि ट्रंप का ये कहना है कि इस टाइप की चीज़ों से सॉफ्ट पावर प्रोपोगेंडा फैला रहा है चीन। मतलब वो लेके आएंगे अपने स्टूडेंट्स को और वो इधर कुछ ना कुछ अपने मतलब अमेरिका के विद्यार्थियों का ब्रेन वॉश करेंगे वगैरह। सो अगेन अमेरिका और चाइना के ऐसे बिगड़ते रिश्ते वैसे भी भारत के लिए, उसमें क्या फ़ायदे नुकसान हैं और हम इसमें अपने लिए क्या नया अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, वो सब सोच। दिस इज़ पेज 10। पेज 10 के बॉटम में साइंस टेक्नोलॉजी की खबर जो पहले भी हमने पढ़ ली थी। जापान की इसरो जैसी संस्था जिसका नाम है JAXA, JAXA, उन्होंने एक हाइबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट भेजा था। एक एस्ट्रॉयड के ऊपर से उसके सैंपल्स लेके वापस आना था। अब वो वापस आएगा तो लैंड करेगा किधर? ऑस्ट्रेलिया में, और उधर से उसको कलेक्ट करने के लिए ये सब तैयारी चल रही है। फिर ये पेज 10 था। पेज 10 के बाद संडे इंडियन एक्सप्रेस में आप जानते हैं सब लाइफस्टाइल टाइप के कॉलम रहेंगे, बाकी सब उसमें कुछ खास काम की चीज़ें नहीं है, कॉलम में कोई मज़ा नहीं। बुक्स इन न्यूज़, हैरी पॉटर की किताब महिला लेखक JK रॉलिंग्स ने लिखी थी। उसके बाद उन्होंने डिटेक्टिव नॉवेल सीरीज़ शुरू की जिसमें हीरो का नाम था डिटेक्टिव कॉरमोरान स्ट्राइक। अब ये डिटेक्टिव सीरीज़ में एक उन्होंने नई बुक लॉन्च की है, ट्रबल्ड ब्लड। लेकिन ये डिटेक्टिव सीरीज़ की खास बात यह है कि हैरी पॉटर की ये लेखिका JK रॉलिंग्स अपने नाम से नहीं लिखती, उन्होंने एक दूसरा उपनाम लिया, स्यूडोनिम, रॉबर्ट गालब्रेथ, उस नाम से लिखती है वो। तो बुक्स इन न्यूज़ करके जो नॉन IAS एग्ज़ाम में पूछा जाता है काम की चीज़ें, ऐसी एक दो किताबें और भी हैं जो मैंने स्क्रीनशॉट में डाली हैं, देख लेना। सो दैट वाज द न्यूज़पेपर फॉर संडे।